आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया था, आज हम उसका सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं ताकि रीडिंग में आसानी हो। तो फर्स्ट वर्ड है किंगडम्स। तो किंगडम्स क्या होता है? अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, मतलब राज्य को ही हम किंगडम्स कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है डची। तो डची क्या होता है? अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू बी एग्जिस्ट, मतलब ऐसी सोसाइटी कि जिसके विचार इतने मॉडर्न, इतने इम्प्रूवाइज्ड है कि वो असल में होना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैंटन्स। तो कैंटन्स क्या होता है? अ सब डिवीजन ऑफ अ कंट्री एस्टैब्लिश्ड फॉर अ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो एक कंट्री की सब डिवीजन, जैसे आज इंडिया है, इंडिया कंट्री है, उसकी सब डिवीजन क्या है? स्टेट्स होगी, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, तो ये उसकी सब डिवीजन होगी, तो इसको हम कैंटन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड पुराने जमाने में यूज होता था, अब हम स्टेट्स कहते हैं, पहले कैंटन्स कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस क्या होगा? हैविंग द राइट टू और पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमस टेरिटरी, मतलब एक पावर होना कि वो खुद अपने आप सब कुछ कर पाए, जैसे राज्य के पास ऑटोनॉमस पावर होगी। ठीक है, तो आइए और वर्ड्स देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? द अथॉरिटी और रूल ऑफ एन ऑटोक्रेट, मतलब एक राजा का रूल हो गया जो अपनी मन मर्जी के सब कुछ रखता है, उसको ऑटोक्रेट कहेंगे, और उसकी रूलिंग को ऑटोक्रेटिक रूलिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एथनिक। एथनिक क्या हो गया? कनेक्टेड विद और टिपिकल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर ग्रुप से होना, तो हमें कहेंगे कि ये पर्सन उस ग्रुप का एथनिक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट क्या होगा? अ मेंबर ऑफ अ हाईएस्ट सोसाइटी क्लास ऑफन विद अ स्पेसिफिक टाइटल, मतलब एक सोसाइटी है, अब ज्यादा सोसाइटीज डिवाइडेड होती है हमेशा। ठीक है, तो जो सोसाइटी के सबसे अपर क्लास होगी ना, हम उसको कहेंगे कि उसके पीपल जो है वो अरिस्टोक्रेट है, और वहां पे जो पीपल, जो वो सिस्टम है, उसको अपर क्लास का सिस्टम है, हम उसको अरिस्टोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी ऑफ यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। तो आप जैसे कि इस मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली जैसे कंट्रीज नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये 18th सेंचुरी का मैप है, अराउंड 1800 से लेकर 1900 के बीच का मैप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कंट्रीज की जगह एम्पायर दिखेगी। आप जैसे कि देख सकते हैं ऑस्ट्रियन एम्पायर, ठीक है, ओटोमन एम्पायर। देखिए अब एम्पायर्स दिख रहे हैं तब, क्योंकि किंग्स वगैरह थे। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क आया उस समय से और आज के समय में। ठीक है, तो आइए आगे अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आज जो हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड को कंट्रीज के नाम से जानते हैं, एक फिक्स जिनकी बाउंड्री हम आज मैप में रीड करते हैं, तब वैसा नहीं था। तब वो किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड थे, जिनका मैंने आपको मतलब अभी बताया था, और उनके रूलर्स की बेमिसाल टेरिटरी थी, बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ठीक है, जो ईस्टर्न और सेंट्रल का यूरोप का जो पार्ट था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर था। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच, अब उनकी जो टेरिटरीज है उसके अंदर जो पीपल रहते थे, वो आगे रीड करते हैं, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो उनकी जो टेरिटरीज है उसके अंदर जो पीपल रहते हैं, उनको लगता ही नहीं था कि हम सारे एक हैं। जैसे आज हम इंडिया में रहते हैं तो हम सबको एक फीलिंग है कि हम सारे इंडियंस हैं, हम सब एक हैं, पर तब उनमें ऐसी फीलिंग थी नहीं, क्योंकि तब कंट्रीज तो होती नहीं थी। तब तो एम्पायर होता था कि आज हम इस राज्य के हैं, कल उस राज्य को कोई मार के दूसरा राज्य आ जाएगा तो हम उसके राज्य के निवासी बन जाएंगे। तो तब कोई ऐसा था ही नहीं फिक्स्ड पर्टिकुलर आइडेंटिटी। तो सबका और लोग अलग अलग कल्चर के रहते थे। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। तो वो जो पीपल थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग उनका कल्चर था, और अलग अलग ग्रुप्स के थे। तो उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी थी ही नहीं, क्योंकि तब वहाँ पे कंट्रीज थी नहीं, तब तो राज्य वगैरह थे जो कभी फिक्स्ड नहीं थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो यहाँ पे अब किसकी बात हम कर रहे हैं? हैब्सबर्ग एम्पायर, ये भी एक राज्य था, हैब्सबर्ग राज्य। तो ये इसने कहाँ पे रूल किया था? ऑस्ट्रिया और हंगरी के रीजन पे रूल किया था। जो आज के समय में हम ऑस्ट्रिया और हंगरी को एज अ कंट्री ट्रीट करते हैं, पहले के समय में वो दोनों एक कलेक्टिव एम्पायर थे, और वो उसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। तो आगे रीड करते हैं। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो वाज अ पैच ऑफ
पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का जो रीजन था, लैंड का एरिया था, उसके अंदर डिफरेंट रीजन्स के पीपल रहते थे। इट इंक्लूड्स द अल्पाइन रीजन, ठीक है, ये कुछ रीजन्स के नाम दिए, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए। द अल्पाइन रीजन्स, द टारोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेंटलैंड, ठीक है, एज वेल एज बोहेमिया, वर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजन्स थे जिनके और जिसमें से एरिस्टोक्रेसी ज़्यादातर जर्मनी बोलते थे, ठीक है। तो आइए आगे रीड करते हैं। It also includes the Italian-speaking province of Lombardy and Venetia। तो इसके अंदर इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे जो कहाँ से थे, लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। इन हंगरी हाफ ऑफ पॉपुलेशन, अब हंगरी की बात हो रही है कि जो हंगरी का रीजन था उसके अंदर आधी से ज़्यादा जनता क्या बोलती थी, मग्यार एक लैंग्वेज थी तब, तो मग्यार बोलते थे। वाइल द अदर हाफ, और बाकी आधे लोग क्या बोलते थे, वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब अलग अलग लैंग्वेज का मिक्सचर्स बोलते थे। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, और गलीसिया भी एक रीजन था जिसके अंदर जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे वो पॉलिश बोलते थे। बिसाइड्स दिस, तो ये आप जो भी मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया आप साथ साथ अंडरलाइन कर लीजिए। Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasants people। तो इन सब के अलावा वहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में फार्मर्स भी रहते थे। पीजेंट्स फार्मर को बोलते हैं, तो फार्मर्स भी रहते थे, बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेंस इन कैनियोला, क्रोट्स टू द साउथ एंड रोमांस टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया, ठीक है। तो ये कुछ उन फार्मर्स के ग्रुप्स के बारे में बताया गया है कि जो फार्मर्स के बोहेमियंस और स्लोवाक्स वाले ग्रुप थे वो नॉर्थ की तरफ रहते थे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिए, सब बताया गया कि इनके जो ग्रुप्स थे कहाँ कहाँ पे रहते थे। such differences did not easily promote a sense of political unity। तो इतना जब डिफरेंस था तो ये पॉलिटिकल यूनिटी को तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करते थे। द ओनली टाइप बाइंडिंग दीज, तो एक आप देख सकते कितना डाइवर्सनेस है। तो ये इसमें कलेक्टिव तो कुछ है ही नहीं, कुछ कॉमन तो है ही नहीं, पर एक चीज जो थी जो इनको बांधे रखती थी वो क्या थी कि वो जब कॉमन, एक मिनट, easy put, the only binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor, ठीक है। तो इनमें एक ही जो चीज़ कॉमन थी वो यही थी कि वो सब एक ही राज्य में थे, जो बिल्कुल भी फिक्स नहीं था। कभी आज हम इस राज्य के मेंबर है, कल कोई दूसरा राजा के इस राज्य के राजा को मार देगा तो हम उस राजा के अंडर हो जाएंगे। तो मतलब बस यही चीज़ उनमें कॉमन थी, ठीक है। आइए आगे रीड करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पैराग्राफ खत्म होता है, पर लास्ट में हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता है। वो क्या है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो नेशनलिज्म जैसे देश के प्रति भावना, और एक नेशन स्टेट का आइडिया। नेशन स्टेट यानी एक फिक्स्ड कंट्री हो जिसकी एक फिक्स्ड लैंड बाउंड्री हो, एक फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कंट्री एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करे। ये नहीं जैसे पहले राजा का जमाना था कि जो राजा चाहेगा वही होगा, ऐसा नहीं होगा। नेशन स्टेट में एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो। तो ये सारे आइडियाज़ को मिला के कंट्री को इमर्ज करने का आइडिया को हम नेशन स्टेट कहेंगे। तो ये सारे आइडियाज इमर्ज कैसे हुए और इम्प्लीमेंट कैसे हुए और बाद में वर्क कैसे किए, तो ये अब हम आगे जानेंगे। अब ध्यान से रीड करिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ अरिस्टोक्रेसी होता क्या है। तो अरिस्टोक्रेसी हम उन पीपल को रेफर करेंगे एक सोसाइटी की जो सबसे टॉप मोस्ट चेन में होगा। देखिए सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो अलग अलग चेन में डिवाइडेड होगी, एक अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे अलग अलग क्लास में डिवाइडेड होगी। तो जो एक सोसाइटी को जो सबसे अपर क्लास होगी उसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो मेनली जो इकोनॉमिकली अच्छे लोग होते हैं वही अरिस्टोक्रेसी के अंदर आते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी इसी वे में चलती है। एंड न्यू मिडिल क्लास, और तब एक मिडिल क्लास जो इमर्ज हुई। तो अभी हम इनकी इमर्जेंस और इनकी वर्किंग के बारे में आगे जानेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं ताकि रीडिंग में आसानी हो। तो फर्स्ट वर्ड है डोमिनेंट।
तो डोमिनेंट क्या होता है? मोर पावरफुल, इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल देन अदर्स। तो ऐसी कोई चीज जो दूसरों से ज्यादा प्रभावशाली हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेट। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन द कंट्री साइड दैट इज ओन्ड बाय अ पर्सन और अ फैमिली। तो ऐसा लैंड जो कंट्री की साइड में हो और ज्यादा बड़ा हो, और एक पर्सन या कोई फैमिली उसको ओन करती हो, मतलब गवर्नमेंटली ओन ना हो, एक प्राइवेटली ओन हो, और ज्यादा बड़ा लैंड हो और कंट्री की साइड में हो, तो उसको हम स्टेट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या हो गया? द एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो कुछ डिप्लोमेट लोग होते हैं जो मतलब कंट्रीज के बीच में रिलेशन बनाए रखते हैं, कि बिगड़ने रहते, कोई बात होती है तो उसको हम संभालते हैं, तो उस चीज को हम कहेंगे डिप्लोमेसी। ठीक है। आइए आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिनेंट। टिनेंट क्या होता है? अ पर्सन हु पेज मनी रेंट टू द ओनर ऑफ अ रूम, फ्लैट, बिल्डिंग और अ पीस ऑफ लैंड सो दैट ही कैन लिव इन और यूज इट। तो इसमें इस चैप्टर में हम टीनेंट का यूज कैसे करेंगे? हम उन लैंडलेस फार्मर्स की बात करेंगे जो जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, पर वो किसी के दिए हुए लैंड पे फार्मिंग करते हैं, और बदले में उस जिसने उनको लैंड दिया है उस बंदे को बदले में या तो अपनी क्रॉप का कुछ हिस्सा या उसको कोई मनी इन रिटर्न देते हैं, क्योंकि उस पर्सन ने उनको लैंड यूज करने दिया, इसलिए इन रिटर्न वो फार्मर उस बंदे को या तो अपनी क्रॉप का हिस्सा देगा या कुछ मनी देगा। तो उस फार्मर को हम टीनेंट कहेंगे। ठीक है। जो किसी का लैंड यूज कर रहा है और उस पर काम कर रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है सर्फ। तो सर्फ वर्ड हम पास्ट में यूज करते थे, अब तो उसका यूज ना के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हु वाज फोर्स्ड टू लिव एंड वर्क ऑन लैंड दैट बिलोंग टू अ लैंड ओनर हुम दे हैड टू अवे। तो मतलब सर्फ एक तरह के हम गुलामी कहेंगे, कि जो फोर्सफुली जिनसे काम करवाया जाता था, तो पहले तो गुलामी की प्रथा थी, तो तब हम इस वर्ड को यूज करते थे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिबरल। लिबरल मैंने पहले बताया था, बिलीविंग इन और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल फ्रीडम, कि ज्यादा लोगों की फ्रीडम के आइडियाज को हम लिबरल लोग कहेंगे, जो लिबरलिज्म की हम आगे बात करेंगे। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे अब ये इन तीन वर्ड्स को भी देख लेते हैं। यूनिटी, द सिचुएशन इन विच पीपल आर इन एग्रीमेंट एंड वर्किंग टुगेदर। तो मतलब इकट्ठेपन को यूनिटी कहते हैं। एबॉलिशन, द एक्ट ऑफ एंडिंग लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जिससे किसी लॉ को हम एंड करते, खत्म कर दे किसी लॉ को जो पीपल की हित में ना हो। अगला वर्ड है प्रिविलेजेस, अ स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप हैज। तो प्रिविलेज हो गया एक ऐसा पर्टिकुलर राइट जो कुछ बंदों के पास हो और कुछ के पास ना हो, तो उसको हम कहेंगे उसको बंदे को स्पेशल प्रिविलेज मिली है। ठीक है। तो आइए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बन रहा है। आइए अभी पहले हम रीड करते हैं, फिर जानते हैं क्या क्वेश्चन बन रहा है। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास। ठीक है। तो यहाँ पे क्या सोशली मतलब उनका सोशल नेचर कैसा था, भेदभाव था कि नहीं, और पॉलिटिकली मतलब उनका पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, कि सिस्टम मैनेज कैसे होता रहा। ठीक है। अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, तो अरिस्टोक्रेसी ने बताया था अपर क्लास के लोग, और जिनके पास लैंड है उनको हम कहेंगे लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास। डोमिनेंट को मैंने आपको मतलब बताया था जो किसी से ज्यादा बेहतर हो। तो उस समय में चाहे सोशली ले लो या पॉलिटिकली ले लो, जो अपर क्लास बंदे जिनके पास खुद का लैंड था, जो अच्छे इकोनॉमिकली स्टेबल थे, तो वो बाकी पर्सन से डोमिनेंट क्लास थे, बाकी पर्सन से ज्यादा अच्छे थे। ठीक है। और पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा था, क्योंकि तब कंट्रीज तो थी नहीं, तब तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है। तो वो जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है वो डोमिनेंट क्लास थी ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। ठीक है। इस जो अरिस्टोक्रेसी है, इसके जो मेंबर्स है, जो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी है जिनके पास लैंड है, इसके जो जितने भी लोग ऐसे थे वो अपने आप को अंदर एक यूनाइटेड थे, क्योंकि उनके अंदर एक कॉमननेस थी। ठीक है। कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। ठीक है। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड। स्टेट में ना को था एक लार्ज पीस ऑफ लैंड जो कंट्री की साइड में हो और किसी पर्सन ने ओन किया हो, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, तो उनके कोठी वगैरह भी थी और लैंड वगैरह भी थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है। तो वो फ्रेंच क्यों बोलते थे? फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, ताकि वो रिलेशन बनाए रखे, मैंने अभी आपको बताया। एंड इन द हाई सोसाइटी। ठीक है। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो इनकी जो फैमिलीज है वो आपस में कैसे कनेक्ट होती थी? शादी से, क्योंकि तब शादी स्टेटस दे के की जाती थी, तो स्टेटस इनका अच्छा ही था, तो
आपस में वो शादी के चक्कर में बंधे रहते थे, तभी उनके बीच में कुछ कॉमननेस और बढ़ती थी। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। और आपको पता ही है कि जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा तादाद में नहीं होते, तो वो स्मॉल ग्रुप के अंदर थे, मतलब ज़्यादा कॉन्टिनेंट में ज़्यादा इनकी तादाद नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा लोग कैसे रीच हो सकता है। अब तो इसमें कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, लिस्ट सम फीचर्स ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी। तो उन हमने अपर क्लास लोगों के कुछ फीचर्स बताने हैं जिनकी बस लैंड था उस समय की, ठीक है। तो यही सारे फीचर्स हो गए। क्या फीचर्स हो गए कि वो सोशली एंड पॉलिटिकली देवर अ डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। एक फीचर तो ये हो गया। सेकंड फीचर हो गया, द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस क्लास के जो जितने भी अंदर लोग आते थे वो सारे एक कॉमन वे ऑफ लाइफ जीते थे, और चाहे वो किसी और रीजन में हो, पर सबका रहन सहन एक जैसा था। दे ओन एस्टेट, और ज्यादातर मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द इस क्लास के पीपल एस्टेट्स ओन करते थे, बड़े बड़े लैंड कंट्री साइड में ओन करते थे, और उनकी टाउन हाउसेज वगैरह भी थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि वो फ्रेंच बोलते थे फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन द हाई सोसाइटी, वो रिलेशन बनाने के लिए फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, शादी के बंधनों के कारण वो उनमें कनेक्शन कुछ रहता था। और लास्ट पॉइंट हो गया, दीज पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है। तो ये सब एक स्मॉल ग्रुप में थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप इनको लिख लीजिएगा, आपके फुल मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आइए आगे रीड करते हैं। आइए, हाँ, तो अब आगे रीड करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट। तो अब जो हम रीजन की बात करें, अब हमने आपको जैसा कि बताया कि जो अरिस्टोक्रेसी है वो तो स्मॉल ग्रुप में है, तो फिर लार्ज ग्रुप में कौन है? तो द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज पीजेंट्री, मतलब फार्मर्स, ज़्यादातर लोग उसमें किसान थे। टू द वेस्ट, जो यूरोप का वेस्ट है, अ बल्क ऑफ लैंड, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे आप यूरोप का मैप देख सकते हैं, तो ये सारा वेस्ट का जो एरिया है, ये सारा वेस्ट है। तो आइए क्या लिखा है, द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म्ड बाई टीनेंट्स। टीनेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि वो लोग जो जिनके पास खुद का लैंड तो नहीं है, पर किसी के दिए हुए लैंड पे वो काम करते हैं, और बदले में जिसने उनको लैंड दिया उसको या तो अपनी क्रॉप का कुछ हिस्सा या कुछ मनी लैंड उसको वापस करते हैं इन रिटर्न। एंड द स्मॉल ओनर्स, वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस मैप में कि जो ये वेस्टर्न एरिया है, ठीक है, ये सारा वेस्ट का एरिया हो गया। ये देखिए होता है ना, यहाँ पे नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये अपना वेस्ट, ये साउथ, ठीक है। तो वेस्टर्न जो एरिया हो गया, ये सारा कौन कौन करता था? तो इसको कौन कल्टीवेट करता था? फार्मर्स। कौन से फार्मर्स? जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, पर किसी की दी हुई लैंड पे वो यहाँ जो वेस्टर्न जितना भी एरिया था। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल एरिया हो गया, ये सारा सेंट्रल एरिया हो गया, और उसके बाद जो ईस्ट, तो ये जो ईस्टर्न एरिया होगा, ये सेंट्रल और ये ईस्टर्न, ये सारा एरिया कौन कल्टीवेट करता था? मतलब इसको कल्टीवेट करता था गुलाम। तो ये सारे एरिया ओन कौन करते थे? जो रिच एरिस्टोक्रेसी वो उसको ओन करते थे, और यहाँ पे काम किससे करवाते थे? गुलामों से, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज अब आगे रीड करते हैं। तो आगे है, इन वेस्टर्न एंड इन वेस्टर्न parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये देखिए, जो वेस्टर्न है, ये सारा वेस्टर्न पार्ट हो गया। जब ये पूरा यूरोप का मैप है 18 सेंचुरी का, तो ये पूरा वेस्टर्न पार्ट और ये सेंट्रल पार्ट, ठीक है, ये सारा सेंट्रल और ये सारा वेस्टर्न, इस पार्ट में, इस रीजन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छे स्केल पे हुई, बहुत अच्छी तरह पे फैक्ट्रियाज लगी, इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई, तो अलग अलग चीज़ें हुई जिसके कारण ट्रेड बढ़ा, और जो मार्केट की ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई, मतलब ग्रोथ ऑफ टाउन्स हुई एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुई। और मतलब ट्रेड मतलब जो व्यापारी लोग हो गए उस उनकी क्लासेस की इमर्जेंस हुई, और इनकी एग्जिस्टेंस किसके ऊपर बेस्ड थी? ऑन द फॉर प्रोडक्शन फॉर मार्केट, ये मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते थे जिससे इनको इन रिटर्न पैसा मिलता था और इनकी एग्जिस्टेंस बनी रहती थी। तो
इसमें अब हमने क्या जाना कि कमर्शियल क्लासेस की एग्जिस्टेंस कैसे हुई, और तो ये सारा आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि कमर्शियल क्लासेस की एग्जिस्टेंस कैसे हुई और किस पे बेस्ड है। तो आइए आगे रीड करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, बट फ्रांस के और अदर पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स में वो कब स्टार्ट हुई, 19th सेंचुरी में। तो वहाँ पे लेट हुई, जिसके कारण वो से पीछे रह गए। इन इट्स अवेक अ न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, a working class population and middle class made up of industrialist, businessman, professional। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक नवी क्लास इमर्ज हुई, उसके अंदर क्या ना, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। देखो जब फैक्ट्री सेटअप हुई तो उसमें काम करने के लिए लोग भी चाहिए, तो इन लोगों की जो कम्युनिटी बनी, इसको हम कहेंगे वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है। और मिडिल क्लास भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब मिडिल क्लास के अंदर ही आ गए। और इसके अंदर कौन कौन आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, बिजनेसमैन आ गए, प्रोफेशनल्स आ गए, ठीक है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, ठीक है। ये सब ग्रुप्स कम नंबर में थे टिल लेट 19th सेंचुरी। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। लिबरल मैंने आपको बताया था आज़ादी के लिए जो लड़ रहे हैं, लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन द पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या बताया कि इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में जो ये ग्रुप था लोगों का, ये कम नंबर में था टिल देन 19th सेंचुरी। और इसमें क्या था कि जो लिबरल मिडिल क्लास, आज़ाद मिडिल क्लास थे, वो इसका आइडिया को फैला रहे थे नेशनल यूनिटी, कि सारा देश इकट्ठा हो जाए। और क्यों इकट्ठा हो जाए, ताकि वो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो अमीरों को प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो उनको एबॉलिश कर दे, उनको ख़त्म कर दे, ठीक है। और इस आइडिया को बहुत पॉपुलैरिटी मिली उस टाइम, क्योंकि वो अरिस्टोक्रेट कम नंबर में थे, ये लोग ज़्यादा नंबर में थे, और किसी दूसरे को कम कोई एक स्पेशल प्रिविलेज मिल रही हो, हमें ना मिल रही हो, तो किसको मंजूर होगा। तो इस आइडिया को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। आइए आगे रीड करते हैं। तो आइए आगे रीड करते हैं। अब हम इसी के साथ ये वाला हमारा पार्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब पार्ट की हेडिंग तो है ही, पर कभी कभार क्वेश्चंस में भी आ जाता है। इवन पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज आया था कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो अभी हम आगे रीड करेंगे कि क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता दूं। तो फर्स्ट वर्ड है एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज्ड क्या होता है, टू पुट एम्फोसिस ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज पे जोर देना, उसको हम कहेंगे एम्फोसिस। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी हो गया अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। तो मतलब वही मोनार्कियल स्टेट हो गया कि राजा रानी जिसका एक ही बंदे का सारी पावर होती है, जो उसने कह दिया वही होना है, तो उस सिस्टम को हम ऑटोक्रेसी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्लैरिकल। क्लैरिकल क्या हो गया, कनेक्टेड विद वर्क ऑफ अ क्लर्क इन अ ऑफिस। तो ये क्लर्क से रिलेटेड वर्क जो भी होगा उसको हम क्लैरिकल कहेंगे। नेक्स्ट है सफरेज, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन। तो हम जिस हर बंदे को जो राइट कर पाता, वोट कर पाता, उस राइट को हम सफरेज कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड होता है विद नथिंग स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग समबडी समथिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, कि ऐसी कोई चीज जो ना रोक पाए किसी चीज को प्रोग्रेस करने से। नेक्स्ट वर्ड है हार्नेस, टू कंट्रोल द एनर्जी ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पावर और टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज को हम बचा के उसको हार्नेस करें, उसको स्टोर करें, और उससे हम आगे आने वाली मुश्किलों से लड़ें। अब नेक्स्ट वर्ड है मोबिलिटी, द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ट्रैवल इजिली, मतलब उसको वही इजी टू कैरी हो गया। आइए अब रीडिंग करते हैं स्टार्ट। तो आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशन के अंदर जो यूनिटी है वो अर्ली 19th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गई थी यूरोप के अंदर। एंड किससे कनेक्टेड थी, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म हो गया आज़ादी की भावना, तो उसकी आइडियोलॉजी से कनेक्टेड थी। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट्स liber meaning free. So the word liberalism is derived from a Latin word whose meaning is free.
Next, for the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, अभी हम जानेंगे. For the new middle classes, liberalism stood for the freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by concept. ठीक है, तो पॉलिटिकली इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट सबके कंसेंट से आनी चाहिए, सबकी वोट से आनी चाहिए. सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर लिबरलिज्म किसको मिटाया? उसने ऑटोक्रेसी को मिटाया. ऑटोक्रेसी का मैंने आपको मतलब बताया था कि राजा रानी का रूल हो गया, उसको उसने एंड पे लाया. और क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो उनको क्लैरिकल प्रिविलेजेस मिलती थी, उसको भी ख़त्म किया. अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके अंदर एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को बिठाया गया और एक पूरी पार्लियामेंट बनी, एक टोटल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया. 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट डज लिबरलिज्म मींट फॉर द मिडिल क्लासेस एंड एक्सप्लेन द 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट पॉलिटिकली. ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो पहले ये बताना कि लिबरल नेशनलिज्म इसका मतलब क्या होता है मिडिल क्लास के लिए. तो इसका आंसर ये होगा कि फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. इसका आंसर तो ये हो गया. और फिर हमने बताना है 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट पॉलिटिकली. तो ये 4 आइडियाज हमने लिख देना है कि वो पॉलिटिकली ये चाहते थे कि गवर्नमेंट कंसेंट से आए, उन्होंने ऑटोक्रेसी को खत्म किया. तो ये 4 पॉइंट. तो आइए अब आगे करते हैं. तो आगे है, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सफरेज. तो सफरेज का मैंने आपको मतलब बताया था कि राइट टू वोट. तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ की जो हम बात कर रहे हैं कि लॉ के नीचे सब इक्वल है, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि सबको राइट टू वोट मिल गया. देखो, इक्वालिटी है तो हर जगह से होनी चाहिए, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है. तो देखते फिर क्या है. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy. तो जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था उसको हम फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी में. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. ये ब्लू में हुआ नहीं हुआ, शायद कोई मिस्टेक होगी होगी, लेकिन आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. तो फ्रांस की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है हम उसको फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कहेंगे लिबरल डेमोक्रेसी में. तो अब वो देखते हो फर्स्ट था और इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो राइट टू वोट था वो किसको मिला था? सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन. द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन. मतलब कि में सिर्फ 2 कंडीशन थी. पहले तो वो पुरुष होना चाहिए, ठीक है, मेल होना चाहिए, और दूसरा उसके पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी उसको राइट टू वोट मिलेगा, तभी वो डेमोक्रेसी में अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, मतलब अपना लीडर चुन सकता है. तो ये देखो, अब ये हम बात तो कर रहे हैं कि वहां पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, पर क्या सच में ऐसा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फीमेल्स को भी राइट मिलता, नॉन प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को भी राइट मिलता, सबको मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा. तो अब देख सकते हैं कि तब भी कुछ इतना एडवांसमेंट नहीं था जितना आज है. मैन एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड होगी, मैं वापस उस स्लाइड पे चलता हूँ. ठीक है. Men without property and all women are excluded from the political rights. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, तो मैं कहा बेटा, men without property and all women were excluded from the political rights. तो मतलब जितने भी आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और सारी वुमेन्स को इस राइट से एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ थी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Only for a brief period under the Jacobins did all adults males enjoy suffrage. तो अब इन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय के लिए, ब्रीफ का मतलब होता है कम, बहुत ही कम समय के लिए, जब जैकोबिन क्लब फॉर्म हुए थे, जब बिल्कुल उनको रेवोल्यूशन उनको आज़ादी मिली ही थी, तब ऐसा हुआ था कुछ समय के लिए कि सारे अडल्ट, तब भी वुमेन्स को नहीं मिला, लेकिन सारे अडल्ट मेल्स को तब मिला था, पर वो भी बहुत कम समय के लिए. उसके बाद सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, तो मतलब वुमेन्स को तो भूल ही जाओ, लेकिन मेंस भी बाहर में एक्सक्लूड कर दिए गए थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी. ठीक है. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to status of a minor. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेपोलियनिक कोड है उसने सफरेज को लिमिटेड कर दिया और वुमेन को उनका स्टेटस ऑफ माइनर रिड्यूस कर दिया हुआ था, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स. ठीक है,
Throughout the 19th century and early 20th century, women and non-property the men organized opposition movement demanding equal political rights. तो अब हर पूरी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक सारे नॉन प्रॉपर्टी ओनिंग मैन और वुमेन्स ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि अब देखो ये अब किसी को कोई चीज मिले और किसी को ना मिले तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो बोलेगा तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते आगे क्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बन रहा है, पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद जानते हैं क्या क्वेश्चन बन रहा है। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capitals. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. Let us take example of German-speaking regions in the first half of 19th century. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द मेन एम ऑफ लिबरलिज्म। आजादी की जो सोच थी इसका मेन एम क्या था इकोनॉमिक स्फीयर में, इकोनॉमिकली इसका मेन एम क्या था। तो इसका मेन एम इकोनॉमिकली ये था कि ये जितना भी ग्रीन है इसको मार्क कर लीजिए। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए, कोई भी आके अपना शॉप खोल पाए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो कंट्री स्टेट उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी कि तुम इधर नहीं जा सकते, तुम उधर नहीं जा सकते, तुम्हें ये टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें वो टैक्स, तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन को एबॉलिश कर दे, खत्म कर दे। तो ये उनका मेन एम था। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। और सारी 19th सेंचुरी इसके अगेंस्ट जो मिडिल क्लास समाज है प्रोटेस्ट करती रही। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अभी हम जानते हैं क्या बनेगा। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। जो अब जब नेपोलियन आ गया तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इतने सारे जो छोटे छोटे कस्बे थे, राज्य थे, उनको क्या कर दिया, उनको एक 39 स्टेट्स के अंदर मिला दी। मतलब बहुत सारे कस्बों और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाई, और ऐसे कितनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको रिड्यूस करके सिर्फ 39 स्टेट्स तक कर दिया। ठीक है, ईच ऑफ दीज पोजेस इट्स ओन करेंसी। अब ये 39 स्टेट्स के अंदर हर स्टेट की खुद की करेंसी, सॉरी ये जो 39 स्टेट होगी उनका तो बाद में अच्छा ही हुआ, पर जब 39 स्टेट्स नहीं थी उससे पहले प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स थी, तो उसके अंदर क्या क्या कुरीतियां थी, क्या क्या डिसएडवांटेज थी, आइए वो जानते हैं। तो जब प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स थी तब हर स्टेट के, अब देखिए कितनी सारी स्टेट्स थी और हर स्टेट्स के अंदर सबकी खुद की करेंसी थी। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओ तो करेंसी बदल जाती थी, वेट एंड मेजर के तरीके बदल जाते थे। और मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833, मतलब 18 सेंचुरी में अगर कोई मर्चेंट ट्रैवल कर रहा है हैम्बर्ग टू नोरेम्बर्ग, ठीक है, टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम। तो अब खुद देखिए, अभी एक कोई मर्चेंट एक हैम्बर्ग, या पे एग्जांपल ये हैम्बर्ग और न्यूरेम्बर्ग से ट्रैवल कर रहा है, वहाँ हैम्बर्ग से न्यूरेम्बर्ग जा रहा है अपनी गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसको 11 जगह टैक्स देना पड़ता है और अराउंड 5%। तो अब खुद देख लीजिए 55% तो उसका टैक्स देने में निकल गया, तो उसको बस बचे ही क्या 45% से मार्जिन उसका कितना रह जाएगा। तो अब खुद देख सकते कि तब कितना जुल्म होता था, कितना ज्यादा टैक्स लिया जाता था नेपोलियन से पहले। ये सब नेपोलियन से पहले है, नेपोलियन ने तो बहुत आगे अच्छा सिस्टम कर दिया था। ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू वेट और मेजरमेंट्स ऑफ गुड। ठीक है, अब वहाँ पे और टैक्सेस भी लगते थे अराउंड, जो उनके वेट पे डिपेंड करता था। एज ईच रीजन हैज इट्स ओन वेट ऑफ सिस्टम एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया हर प्रिंसली स्टेट का अलग करेंसी तो थी, साथ में अलग वेट एंड मेजर का सिस्टम भी था। तो अब कोई मर्चेंट दूसरी स्टेट से दूसरी प्रिंसली स्टेट में आया तो उसको तो वहाँ का सिस्टम पता है कि वहाँ पे 1 किलो में इतना चावल जो भी चलता है, अब यहाँ पे कितना चलेगा, तो उसको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, name the problems that put a barrier in the economic exchange and the growth of the new commercial classes during the 19th century in Europe। ठीक है, तो हमने ऐसी बतानी है जो चीजें इकोनॉमिक एक्सचेंज में बाधा डालती थी। तो ये सारी चीजें हैं कि उनको इतना टैक्स देना पड़ता रहा, उनको टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, वेट एंड मेजर का सिस्टम अलग था, करेंसी अलग थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे करते हैं। ठीक है, द मेजर ऑफ क्लोथ्स फॉर एग्जांपल वाज द एले व्हिच in each region stood for different length। ठीक है, एंड एलए, तो वहां पे पहले एक एग्जांपल दी गई है कि एलए एक सिस्टम था, जैसे आज हम मीटर में नापते तब एलए में एक जगह एलए में नापा जाता था। तो एक एलए ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट, तो बताया गया कि कहीं किसी प्रिंसली स्टेट में कुछ था, किसी प्रिंसली स्टेट में कुछ। जैसे एग्जांपल दी गई है, एक एलए फ्रैंकफर्ट में हमें 55 सेंटीमीटर देगा
क्लोथ का, ठीक है। और वहीं पे वो मेंस के अंदर हमें 55.1 सेंटीमीटर देगा, ठीक है। ये भी एक प्रिंसली स्टेट है। और वहीं पे न्यूरेमबर्ग में वो 65.6 सेंटीमीटर देगा। तो वो यूनिट तो एक ही है, पर फर्क कितना आ रहा है आप खुद देख सकते हैं। वही फ्रेमबर्ग में 53.5। तो ये चीजें का बहुत उसमें तब एक तरह का बाधा डालती थी उनके एक्सचेंज में। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन लिखवाया, for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods and people capital। तो ये सब उनमें बाधा डालती थी और एक मूवमेंट ऑफ गुड्स में बहुत उसको रोकती थी एक तरह से, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो आइए in 1834, a custom union, Zollverein, was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of German states, ठीक है। तो 1834 में जब ये इन सब चीजों से लोग तंग आ गए कि जो इतने कस्टम बैरियर्स होते थे, इतना वहाँ पे फर्क होता था करेंसी और वेट एंड मेजर में, तो लोग जब से तंग आ गए तो उन्होंने एक यूनियन बनाई, एक संगठन बनाया जिसका क्या नाम था, ज़ोल्वेरिन, ठीक है। और ये कहाँ पे बनाया गया, प्रूशिया में। और ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसको एग्री किया क्योंकि सब दुखी थे। द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ। तो इस यूनियन ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने टैरिफ बैरियर्स हटा दिए, जो उनको 11 जगह टैक्स देना पड़ता था, उनको हटा दिया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2, ठीक है। तो तब 30 कितनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो सब अराउंड 30 करेंसी तब चलती थी, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करके सिर्फ 2 करेंसी में कर दिया। तो कितना आप देख सकते हैं, कहा 30 का 2, कितना फर्क है। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फॉर द सिमुलेटेड मोबिलिटी। तो उन्होंने रेलवेज का सिस्टम भी सेटअप किया जिसके कारण मोबिलिटी का मैंने आपको मतलब बताया था कि वहाँ पे इजी टू वहाँ पे वर्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजी टू मूव कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने रेलवे का भी सिस्टम सेटअप किया। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हार्नेसिंग का मैंने आपको मतलब बताया था, उसको बचा के रखना, बाद में उसको यूज करना। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट और नेशनल यूनिफिकेशन की उन्होंने। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो इस वेव ने उनके सेंटिमेंट्स को अप्रोच किया और उसको सही तरीके से किया। जो पहले इतना बैरियर्स वगैरह थे, इतनी रुकावटें थी, उन सबको हटा दिया गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ज़ोल्वेरिन। तो ये सारा लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द वर्क डन बाय द ज़ोल्वेरिन। तो ये अपने सब लिखना है कि उसने कस्टम बैरियर्स हटा दिए और क्रिएशन ऑफ रेलवे सेटअप की ये वगैरह किया, उसने करेंसी रिड्यूस कर दी। तो ये सब आपने लिख देना है। और ये जो कहाँ पे फॉर्म हुई थी, प्रूशिया में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो है 2.3, इस यूनिट का थर्ड पार्ट। इसका नाम है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 मतलब 1815 के बाद क्या हुआ। और अब मैं आपको बताता हूँ, पहले जानते हैं कि कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म होता है द डिसअप्रूवल ऑफ न्यू आइडिया एंड चेंज। मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, लोग नए आइडियाज को अपनाने से डरते थे और इस करके उसको नहीं अपनाते थे। तो उन लोगों को कंजर्वेटिव्स कहेंगे और इस सोच को कंजर्वेटिज्म कहेंगे, ठीक है। तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं जो भी आगे हम रीडिंग में यूज करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है डायनामिक। तो डायनामिक क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी एंड आइडियाज, मतलब बहुत ही प्रभावशाली, जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्फडम। द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ सर्फ और फ्यूडल लेबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुलाम को सर्फडम कहते हैं। और अब नेक्स्ट वर्ड है फ्यूडलिज्म। तो ये एक सिस्टम होता है, द सोशल सिस्टम विच एग्जिस्टेड इन द मिडल एजेस इन यूरोप, इन विच पीपल वर्क एंड फॉट फॉर a person who owned land and received land and protection from him in return। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुलाम से अपने लैंड पे काम करवाया जाता था, बदले में उसको लैंड या कुछ वेजेस वगैरह दी जाती थी। तो सिस्टम को फ्यूडलिज्म कहेंगे। तो आगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चांसलर। चांसलर क्या होता है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज इन सम कंट्रीज, ठीक है। तो उसको हम चांसलर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिपोस्ट। टू रिमूव अ रूलर और लीडर फ्रॉम पावर, मतलब सत्ता को गिरा देने को डिपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्स। टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन बाय फोर्स, मतलब जैसा कि होता था ना, एक महाराजा दूसरे राजा को मार के जबरदस्ती उसका किंगडम हटा लेता था, तो उसको एनेक्स कहते थे कि उस राजा ने उसका किंगडम एनेक्स कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है रेजिमे।
a method or a system of government, especially one that has not been elected in fair way. तो मतलब जिसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ हो या कोई गलत प्रैक्टिस हुई हो तो उस इलेक्शन को हम रेजिम इलेक्शन कहेंगे. और लास्ट वर्ड है क्रिटिसाइज्ड, टू से व्हाट इज बैड और रॉन्ग विथ समथिंग, मतलब किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज को सुनाना, ताने देना. ठीक है, तो आइए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by the spirit of conservatism. तो जैसे कि आपको पता है कि जो नेपोलियन है वो 1789 में आया था. ठीक है, उसने अराउंड 1789 में आया था. तो अराउंड उसने 11 + 15 ओके, तो अराउंड उसे 25 ईयर्स रूल किया. उसके बाद जब उसने पॉलिटिकल फ्रीडम लेना बंद कर दिया तो उस बैटल ऑफ वाटरलू हुई जिसमें वो हार गया. तो 1859 में नेपोलियन हार गया था. ठीक है, और तब फिर यूरोपियन जब वो गवर्नमेंट बनी उसके बाद उसमें कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट आ गई कि अब वो और चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे. कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टीज एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड. मतलब ये जो चर्च वगैरह और जितना भी ये सिस्टम बना हुआ है इसको ऐसे ही रहने दो, अब हमें और कोई चेंज नहीं चाहिए. क्योंकि कंजर्वेटिज्म होते ही वही है जो चेंज एक्सेप्ट करने से डरते हैं या नहीं करना चाहते. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि ज्यादातर उसमें जो कंजर्वेटिव्स थे उसमें ज्यादातर कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अस रिटर्न, मतलब वो नहीं जाना चाहते थे. कहाँ पे नहीं जाना चाहते थे? सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज. मतलब नेपोलियन के आने से पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था उस रेवोल्यूशन से पहले जो मोनार्कियल सिस्टम था उस टाइप की सोसाइटी थी, तो वो वहां पे नहीं जाना चाहते थे. अब जो कंजर्वेटिव्स थे वो कहते हैं अब जो नेपोलियन ने कर दिया तो कर दिया, हम इसी में रह के खुश हो जाएंगे, पर हमें और कोई चेंज नहीं चाहिए. ठीक है, rather they realized that from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institute like monarchy. ठीक है, तो अब कंजर्वेटिव्स को बिलीव होने लग गया कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किया है, ये मॉडर्नाइजेशन की है, ये स्ट्रेंथन ही कर रही है हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को, ये हमें डिप्लीट नहीं कर रही है. ठीक है, इट कुड मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. वो स्टेट की जो पावर है उसको ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग भी बना सकती है. अब मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट buoyancy, a dynamic economy, the abolition of feudal system and serfdom could strengthen autocratic monarchies of Europe. तो ये कुछ चीजें हैं जो नेपोलियन ने की थी. और अब जो नेपोलियन के हारने के बाद फिर से मोनार्की आ गई, फिर से राजा रानी का रूल आ गया. तो ये सब चीजें इसकी मोनार्की को हेल्प कर रही है जो नेपोलियन ने किया, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं. In 1815, representatives of European powers. तो अब आप जैसा कि 1815 में हम जानते हैं नेपोलियन हारा, तो नेपोलियन को हराया किसने? क्योंकि नेपोलियन के पास तो फ्रांस की इतनी बड़ी आर्मी थी, उसको कोई ऐसे तो हरा नहीं सकता था. तो उसको 4 कंट्री से मिलके हराया. कौन कौन से? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए. इसकी मैं आपको ऐसे याद कर लीजिए बार नाम से, जैसे बार को होता है ट्री की बार का, वैसा बार पर नाम से लर्न कर लीजिए. बी फॉर ब्रिटेन, ए फॉर ऑस्ट्रिया, आर फॉर रशिया, पी फॉर प्रूशिया, बार. ठीक है, तो ऐसे लर्न कर लीजिए. ये चारों कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हीं ने बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा था और नेपोलियन को हराया था. हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना. अब जब नेपोलियन डिफीट हो गया तो ये चारों कंट्रीज वियना में मिली. एक स्टेट का नाम है वियना, वहां पे मिली और वहां पे एक सेटलमेंट है, उनके बीच में एक समझौता हुआ. क्या, कौन सा समझौता हुआ? द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर. अब यहाँ पे जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको होस्ट किसने किया था, इसको संभाला किसने था? एक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिए. इसका तो पूछते ही पूछते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन वीडियोस में भी मैं इसका जिक्र बार बार करूंगा. ड्यूक मेटरनिच ने यहाँ पे होस्ट किया था. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1850 with the objective of undoing most of the changes that had about in Europe during the Napoleonic Wars. तो अब यहाँ पे समझौते में क्या क्या चीजें बात हुई थी? यहाँ पे कई ऐसी चीजों की बात हुई थी जो नेपोलियन ने की थी पर अब वो उनके लिए अच्छी नहीं थी, तो उसको अनडन करना चाहते थे. ठीक है, तो कुछ चीजें क्या हुई? सबसे पहला तो ये हुआ, द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर. मतलब जब नेपोलियन आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तब बॉर्बन डायनेस्टी का अंत कर दिया था उन्होंने. ठीक है, लेकिन
अब जैसे फिर से नेपोलियन का अंत हो गया तो बोर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में आ गई, ठीक है। एंड फ्रांस लॉस्ट टू टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, ठीक है। और फ्रांस ने जो जब नेपोलियन आया था तो उसने कुछ टेरिटरीज कैप्चर की थी फ्रांस के अलावा भी, तो वो फिर से फ्रांस से ले ली गई क्योंकि नेपोलियन हार गया, ठीक है। तो आइए आगे रीड करते हैं। तो अब सारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो अब क्या हुआ कि फ्रांस की बाउंड्रीज पे ना अलग अलग स्टेट्स बना दी गई, जिससे क्या हुआ ये एश्योर करने के लिए कि फ्रांस आगे जो भी फ्रांस का राजा बने तो वो बाकी सिटीज को कैप्चर ना करे, इसलिए उसके फ्रांस के बाउंड्रीज पे कुछ मेन सिटी सेटअप कर दी गई, जिनको कुछ पावर्स दे दी गई, जैसे आर्मी वगैरह दे दी गई ताकि उनसे लड़ पाए, ठीक है। आगे कभी ऐसा हुआ तो दस द किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वाज सेटअप इन द, अब यहाँ पे बताया गया कि कौन कहाँ पे सेटअप हुआ। सबसे पहला तो जो किंगडम था नीदरलैंड में जिसमें बेल्जियम में इंक्लूड होता था, वो कहाँ पे सेटअप हुआ, नॉर्थ एंड जियोना वाज नॉर्थ, मतलब फ्रांस के नॉर्थ पे सेटअप हुआ, ठीक है। और जिनोआ वाज एडेड टू पेडियोमोंट इन द साउथ, और जियोना और पेडियोमोंट साउथ में हुआ। प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, फ्रांस के वेस्टर्न पे प्रूशिया को लगाया गया। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल टू नॉर्दर्न इटली, ठीक है। तो ये सब आप सारा अंडरलाइन कर लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट है। बट द जर्मन confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज इन्होंने अंडर नहीं की, क्या, जो नेपोलियन ने बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को कलेक्टिवली 39 स्टेट्स में मर्ज कर दिया था, तो उनको 39 स्टेट्स ही रहने दिया क्योंकि वो एक अच्छा सिस्टम था। उस तो जो अब सब कुछ चेंज कर रहे थे उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, ठीक है। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, वाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी, तो यहाँ ये सैक्सनी भी एक स्टेट का नाम है और प्रूशिया को उसका पार्ट दिया गया। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अब वो टेरिटरी फ्रांस से ले ली गई जो नेपोलियन ने कैप्चर की थी, तो वो सारी टेरिटरीज के यहाँ पे नाम बताए गए और कौन सी टेरिटरी किस किस को बांटी गई है तो ये बताया गया है। जैसे पोलैंड के पास ये गई, उसके पास ये गई, तो ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिए। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। तो नेपोलियन के जाने, जब नेपोलियन को हरा दिया गया तो फिर से मोनार्कियल सिस्टम आ गया एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और फिर से एक नया ऑर्डर यूरोप में छा गया, ठीक है। आइए आगे करते हैं, ये आगे भी सारा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह अंडरलाइन कीजिएगा। कंजर्वेटिव रेजिमेंट सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, ठीक है। जो अब कंजर्वेटिव रेजिमेंट सेटअप हुआ था 1815 वो ऑटोक्रेटिक था। मैं ऑटोक्रेटिक मैंने आपको बताया था ना, राजा रानी का रूल, ठीक है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। अब ये जो राजा रानी बन गए तो मतलब एक मोनार्कियल सिस्टम आ गया, तो अब आपको पता ही है किसी भी आदमी को अपनी बुराई सुनने की आदत तो है नहीं, किसी को तो अच्छा लगेगा नहीं। तो और राजा के तो पावर ही उसकी ये होती है कि कोई भी उसके बारे में कुछ बोले या उसको कोई बात अच्छी ना लगे तो उसको बदल सकता था। तो बस उनको ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो क्या करते थे, वो उस एक्टिविटीज को दबा देते थे। कर्म का मतलब होता है दबाना, उसको दबा देते थे और क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और कोई उनको क्वेश्चन तक नहीं कर सकता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई मोनार्कियल है, जो मर्जी करे उनकी मर्जी, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप वॉज टू कंट्रोल व्हाट। अब एक नेपोलियन एक सेंसरशिप भी लाया था, लेकिन नेपोलियन सेंसरशिप इसलिए लाया था ताकि लोग कोई वर्गलशिप ना यूज करे ड्यूरिंग सम ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बट जो भी मोनार्कियल सिस्टम आया इसने उस सेंसरशिप को बदल के अपने अकॉर्डिंग यूज किया। इसने उस सेंसरशिप को बदल के क्या यूज किया कि पहले तो नेपोलियन यूज करता था उनको वल्गर शब्दों को हटाने के लिए, पर इन्होंने यूज किया कि उनके बारे में अगर कोई बुरा बोलता है तो वो उसको मतलब सजा देते थे, तो उसके अकॉर्डिंग यूज किया कि कोई राजा मोनार्कियल सिस्टम के बारे में अपोजिशन वर्ड्स इंफॉर्मेशन नहीं पब्लिश कर सकता, ठीक है। वॉज सेड इन न्यूज़पेपर, प्लेज एंड बुक्स, तो ये हर जगह उन्होंने सेंसरशिप लगा दी। रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। उन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। द मेमोरी ऑफ French Revolution nonetheless continued to inspire liberals, तो फिर से लिबरल्स को थोड़े इंस्पिरेशन मिलने लगी। अब आप देख सकते हैं फ्रांस की किस्मत कैसी है। पहले मोनार्कियल सिस्टम था,
लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखा के रेवोल्यूशन किया, तब नेपोलियन आया। नेपोलियन को उससे उम्मीद थी कि ये डेमोक्रेसी सेटअप करेगा, लेकिन उसने तो पॉलिटिकल, उसने माना अच्छे काम किए, पर उसने एक काम जो बुरा किया वो क्या, उसने पॉलिटिकल फ्रीडम ले ली, जिसके कारण लोगों ने उसको भी हटा दिया। अब लोगों ने उसको हटाया, उसके बाद फिर से मोनार्की आ गई। तो देख सकते कि फ्रांस की तो किस्मत ही मारी है। The memory of the French Revolution continued to inspire the liberals. One of the major issues taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press. अब एक नवी रेवोल्यूशन आई क्या कि वो सरकार को दोष देने लगे कि तुम जो मर्जी करो, लेकिन प्रेस से जो एक सेंसरशिप है इसको तो हटाओ, कम से कम प्रेस को तो आज़ादी दो, को कुछ भी छाप पाए ताकि लोगों में सही इंफॉर्मेशन आए। ठीक है, तो जैसा कि अब आपको एक कार्टून सा दिखाता हूँ, ये आपकी बुक में है, ये एक एनिमेशन है। आप देख सकते हैं लोग कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पर सबके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि पता है कोई भी अगर पट्टी ताकि कुछ बोलेगा तो बस उसका खेल खत्म। तो बस आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, आप समझ रहे हैं ना। तो इसी के साथ अब हमारी 2.3 खत्म होती है। तो अब हम इस यूनिट का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि इसका आखिरी पार्ट है। इसका नाम है द रेवोल्यूशनरीज। तो इसमें हम रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें मेन नेम भी आएगा। तो आइए जानते हैं कौन था वो। तो आइए, ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रूव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो इन्होंने क्या कहा इसमें कि जो 1815 के आसपास ईयर्स थे उसके अंदर जब मोनार्कियल, नेपोलियन तो हार गया, अब मोनार्कियल फॉर्म फिर से आ गया, तो फोर्स का रिप्रेशन का मतलब होता है फोर्स से कुछ कराना। तो उसका डर इतना हो गया कि जो आज़ादी में रेवोल्यूशनरीज थे, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन सबको अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंडरग्राउंड इन द सेंस उन सबको अज्ञात होना पड़ा, दुनिया से छुप कर रहना पड़ा, क्योंकि अगर दुनिया के सामने आ जाते तो जो मोनार्कियल फॉर्म है वो तो उनको छोड़ती नहीं, क्योंकि वो तो उनके अगेंस्ट थी। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज sprang up, मतलब बहुत अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, ताकि वो अलग अलग रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर पाए और फिर से एक आज़ादी के लिए लड़ पाए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे वाले एक क्वेश्चन बनेगा, तो आइए पहले रीड करते हैं। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। तो इसमें क्या कहा कि अगर इस वक्त कोई रेवोल्यूशनरी आता है, मतलब जो अपनी आइडेंटिटी ना छुपाए और कोई रेवोल्यूशनरी अपने आप को घोषित करता है, तो इसका सीधा सा क्या मतलब होगा कि वो मोनार्कियल फॉर्म को अपोज कर रहा है। ठीक है, दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस, मतलब जो वियना में कांग्रेस हुई थी उसके बाद मोनार्कियल फॉर्म सेटअप हुई, तो ये इसको अपोज कर रहा है अगर कोई अब रेवोल्यूशनरी आता है। एंड to fight for liberty and freedom. Most of the revolutionaries also saw the creation of nation states as necessary part of this struggle for freedom. तो अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर अब जैसे मोनार्कियल फॉर्म सेटअप हो गया है और अब कोई रेवोल्यूशनरी आता है तो ये उनको साफ साफ अपोज करेगा और इनका मेन एम होगा कि ये अपने लिबर्टी, अपनी आज़ादी के लिए फाइट करे और नेशन स्टेट क्रिएट करे, क्योंकि नेशन स्टेट इनके अकॉर्डिंग एक नेसेसरी पार्ट है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815। तो मेन एम उनका यही होगा कि वो लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए फाइट करे और नेशन स्टेट्स की क्रिएशन हो। ठीक है, तो आइए आगे रीड करते हैं। हाँ, आगे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेppe मज़ीनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बॉर्न इन गिनोआ इन 1807 में इनका जन्म हुआ था गिनोआ में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। ठीक है, तो कार्बोनारी में एक इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की और ये उसके मेंबर बने। ठीक है, मतलब इन्होंने नहीं सेटअप की, पर ये किसी ने सेटअप की थी, उसके मेंबर बन गए। और जब ये 24 साल के हुए, यानी 1831 में जब ये हुए, तब इनको एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, इनको देश से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि लिगुरिया में कोई रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इस करके इनको एग्जाइल कर दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी, और बाद में इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई। पहला यंग इटली इन मर्सेलीज
यंग इटली एक मर्सिलीज में एक स्टेट था और वहाँ पे एक इन्होंने सभा बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने यंग इटली। जैसे भारत की आज़ादी के टाइम भारत नौजवान सभा, ऐसे अलग अलग सभाएं बनी थी, वैसे उन्होंने बनाई यंग इटली मर्सिलिया में और फिर यंग यूरोप बढ़ने में, ठीक है, बढ़ने में भी स्टेट का नाम है और उन्होंने वहां पे एक संगठन बनाया यंग यूरोप नाम से, ठीक है। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड से थे, फ्रांस से थे, इटली से, जर्मन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गिउसेppe मज़ीनी इन स्प्रेडिंग रेवोल्यूशनरीज आइडिया इन यूरोप। तो हमने इनका कंट्रीब्यूशन बताना है या ऐसे भी पूछ सकते कि इन पे शॉर्ट नोट लिखो, तो ये सारा आपने लिखना है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना आगे आने वाली क्वेश्चन वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट रीड करते हैं। मज़ीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पे मज़ीनी को अब क्या लगने लगे कि गॉड भी चाहते हैं कि जो नेशंस है वो मैन के अकॉर्डिंग चले, वो मोनार्कियल फॉर्म में ना रहे। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। और इस आइडिया के लिए अब उनको लगने लगा कि इटली को अभी जो किंगडम्स का पैचवर्क है ये नहीं होना चाहिए, अब इसको आजाद होना चाहिए। It had to be forget into a single unified republic within a wider alliance of nation। अब उसको एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक हो जाना चाहिए विद वाइडर अलायंस, मतलब ज्यादा नेशन के साथ एक प्रॉपर नेशन स्टेट बनना चाहिए। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, ठीक है। और ये यूनिफिकेशन अलोन खुद में ही एक इटली की आज़ादी का प्रतीक होगा, ठीक है, वो यूनिफिकेशन जो उनकी होगी। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी। और इस मॉडल को फॉलो करते हुए जर्मनी के अंदर कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई, कुछ खुफिया सभाएं बनाई गई। कहाँ बनाई गई, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में। तो ये सारी आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मज़ीनीज रेलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की। तो ये मज़ीनी की जो ये सभाएं बना रहा था ये तो साफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अपोजिट था। एंड दिस विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेन एंड कंजर्वेटिव। तो इसकी जो आइडियाज थे, इसने क्या किया, मज़ीनी के जो आइडियाज थे उन्होंने फ्राइटन कर दिया, उन्होंने डरा दिया कंजर्वेटिव्स को। कंजर्वेटिव्स कौन थे, जिन्होंने मोनार्कियल फॉर्म सेटअप की थी। तो मज़ीनी के आइडिया ने कंजर्वेटिव्स को पूरी तरह डरा के रख दिया। Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order। तो उन्होंने मेटरनिच मेटरनिच कौन था, आपने पहले नाम पढ़ा था ना कि जिन्होंने वो सभा होस्ट की थी जिसमें चार स्टेट्स, चार कंट्रीज थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। तो हराने के बाद उनकी एक सभा हुई थी और उसको होस्ट किया था मेटरनिच ने। तो ये मेटरनिच ने जिसमें मज़ीनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी बताया सोशल ऑर्डर। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट खत्म होती है और अब नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इस जितना हमने अभी तक पढ़ा है फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को मिला के जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसकी वीडियो आएगी 9th जून को आएगी, ठीक है, 9th जून को उसकी वीडियो आएगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।